कल हमने बहुत सारी एग्जाम की बात की, थोड़ा सा मीडियम के बारे में एक मुद्दा रहता है कि मीडियम का इशू रहता है कि ये क्या मीडियम होना चाहिए या कौन सा मीडियम है। तो इंग्लिश मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश मीडियम यदि आपका है तो उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। साधारण सी बात भी आप कहते हैं तो इंग्लिश में प्रभावी लगती है। अब ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य जो भी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम को ज्ञान मान लिया जाता है, नॉलेज मान लिया जाता है, जबकि वो एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई ज़्यादा इंग्लिश बोलता है या ज़्यादा टर्म्स यूज़ करता है या पूरा अच्छा फ्लो होता है तो फ्लुएंसी के आधार पे उसको इंटेलिजेंट मान लिया जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। और ये यूपीएससी भी यही गलती करता है। तो अब आप कहोगे इसको आप गलती बोल रहे हो, जबकि ये तो बोन है एक तरह से। मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया चीज़ है। तो साधारण सी बात करेंगे और इंग्लिश में करेंगे तो वो ज़्यादा मार्क्स देके जाएगी। और वही बात अगर हिंदी में लिखोगे आप तो वो उतना प्रभावी नहीं होती। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम कर सकते हो अपना तो इंग्लिश मीडियम कर लीजिए, कर सकते हो। तो नहीं कर सकते हो तो फिर हिंदी में करिए और जो भी डेस्टिनी है उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कर सकते। बाकी उसमें संभावना कम होती है हिंदी से संभावना कम इसलिए होती है क्योंकि हमने किया है, हिंदी में नोट्स भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को मदद भी की है। हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे बनते भी है पर बहुत पीछे रैंक होता है, बहुत पीछे होता है। और कुछ एक होते हैं, हर साल 25, 30, 40 है ना, बीच में ज़्यादा होने लगे थे तो सरकार ने पॉलिसी बदली और पता नहीं क्या बोला है कि क्या। वैसे भी कॉपी चेक करने की मानसिकता जो है वो इंग्लिश में ही ज़्यादा मार्क्स देने की रही है। तो इसी वजह से क्वालिटी कई बार उतनी अच्छी नहीं होती। जो बनावटी टाइप के बच्चे होते हैं, आर्टिफिशियल टाइप के बच्चे, आर्टिफिशियल टाइप के बच्चे मतलब जो वाकई में अच्छे व्यक्ति नहीं है लेकिन अच्छे व्यक्ति के तौर पे लिख रहे हैं कि हम अच्छे हैं, वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने में सक्सेस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जो इंग्लिश लिखता है सारे ही बेकार लोग हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं बनने चाहिए क्योंकि उनका कैरेक्टर भी ठीक नहीं है और वो हैं भी बदमाश टाइप के और बेकार हैं, मतलब वो बनने लायक नहीं है, लेकिन इंग्लिश की वजह से बन जाते। तो साधारण सी बात लिखते हैं और वो वहाँ एकदम से मिरेकल करती है और ऐसा लगता है कि जादू हो गया, पता नहीं कौन आ गया है, तो बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी आ गया। तो कई लोग ऐसे हैं, खास करके जो मैंने कहा कि आईएएस आईपीएस के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, बचपन से अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, मसूरी में, देहरादून में उनका प्राइमरी स्कूलिंग हुआ है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा। मैं देहरादून जाता हूँ ना फ्लाइट में, हरिद्वार जाता हूँ तो फ्लाइट से उतरता हूँ तो कई बार बच्चे होते हैं आसपास बैठे रहते हैं तो उनकी फ्लुएंसी देखते ही बनती है। जो मसूरी में पढ़ते हैं, देहरादून में पढ़ते हैं, 10th का, 9th का, 8th का, ये तो बहुत बड़ी क्लासेस है, यानी 6th वाला भी, 7th वाला भी, उसकी बहुत अच्छी। हमारे यहाँ के बच्चों की होती ही नहीं वैसी। वो इंग्लिश मीडियम भी ले लेते हैं तो उसके बाद वो अपने आप को बहुत वो दबा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कोई बिना निमंत्रण के शादी में पहुंच जाता है तो हर पल वो अपने आप को छुपाता फिरता है। तो वैसे हालात हमारे यहाँ के इंग्लिश मीडियम वालों के होते हैं क्योंकि वो रंगा सियार टाइप होता है और असली में इंग्लिश मीडियम जैसा कुछ होता नहीं है उसका, क्योंकि जो लेवल होना चाहिए वो होता नहीं है। तो वो उसको बहुत दिक्कत आती है। लेकिन वो बच्चे जो होते हैं वो जेन्युइनली अंदर से ही होता है, उनका अंदर से ही निकलता है। तो वो मुझे लगता है कि वो लोग बहुत डोमिनेट करते हैं और वो भ्रष्ट आईएएस आईपीएस के बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो लोग खास करके एससी एसटी के भी उन लोगों को नहीं आने देते जो जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि जेन्युइन एससी एसटी वाला तो उस हद तक पहुंच ही नहीं सकता, वहाँ तक उनसे कंपटीशन ही नहीं कर सकता। और जो आईएएस आईपीएस एससी एसटी से बन गया एक बार तो वो तो फिर किसी दूसरे को आने नहीं देता। उसी के बच्चे सबसे ज़्यादा आगे आते हैं क्योंकि उनको तो सुविधाएं बहुत ऊंचे लेवल की मिलती है। वही देखा आपने, टीना डाबी भी आ गई थी और अब उसकी बहन भी आ गई 15वें रैंक पे। तो कारण वो है ना कि फैमिली उस लेवल पे पहुंच गई, तो अब उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। अब वो तो जनरल में ही आ गए ना, तो 15 रैंक भी जनरल है और फर्स्ट रैंक भी जनरल थी, तो जनरल में कॉम्पीट भी कर लेंगे और जनरल की सीट भी ले जाएंगे और एससी की सीट तो बच जाएगी। तो एससी पे तो फिर कोई नया आदमी आएगा।
लेकिन ऐसा ये कैटेगरी जब आ जाती है तो फिर अब आप सोचो कि एससी की सीटों पे कौन लोग आ रहे होंगे, डेफिनेटली उन्हीं के बच्चे आ रहे होंगे। तो वो लोगों में फिर एक करप्ट मानसिकता होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो करप्शन, जरूरी नहीं कि एससी एसटी के सारे लोग करप्शन करें, लेकिन करप्ट वालों के बच्चे ज्यादा आते हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा फेंकते हैं तैयारी में भी, कोचिंग में भी, उनको इंग्लिश बुलवाने में भी उनका। तो इंग्लिश का वो तो है, अभी चाहे मोदी जी आ गए हों, चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो रही हो, अभी भी है इंग्लिश का ही, मतलब इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो जो लोग अपना इंग्लिश बना सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत में अपना इंग्लिश सुधार सकते हैं, अगर आप आधा भी परफॉर्मेंस दोगे इंग्लिश में तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। हिंदी में उससे दुगना परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब जाके मार्क्स आते हैं। यानी हिंदी मीडियम का बच्चा अगर कोई आईएएस बना तो समझ लो कि वो 4 लोगों के बराबर नॉलेज है उसको, इंग्लिश वालों के, आ गया समझ लो, तब जाकर वो आईएएस बन पाएगा। मतलब 4 गुना मेहनत करना पड़ेगी उसको इंग्लिश वाले से, अगर हिंदी मीडियम से बनना है तो। और उसके लिए इंग्लिश आना तो जरूरी है ही, चाहे आपने हिंदी में लिखा हो, क्योंकि जो रिसोर्सेज होंगे वो इंग्लिश वाले ही होंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। वो तो आपकी आउटपुट लैंग्वेज जो है वो हिंदी हो जाएगी, लेकिन इनपुट लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगी। अगर आपने इनपुट लैंग्वेज हिंदी यूज की तो फिर आपका होना बहुत मुश्किल है, यानी इनपुट लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है, हमने कुछ एग्जाम ऐसे निकाले थे नेशनल लेवल के हिंदी मीडियम से, तो वो इस वजह से हम लोग सक्सेस हो गए क्योंकि एक तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जैसे थे, तो जोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो वो उसमें हिंदी में होता ही नहीं कुछ। और दूसरी चीज है कि उधर इंग्लिश टच होता तो हिंदी में भी मतलब वो जो जीएस है उसमें भी वही लेवल लिखने को मिला। तो हम खिचड़ी लिखते थे, प्योर हिंदी तो नहीं लिख पाते थे, लेकिन मिक्स लैंग्वेज लिखते थे, जैसा मैं बोल रहा हूँ लगभग ऐसा ही, लेकिन टर्म्स तो सारी की सारी इंग्लिश में थी। तो वो उसको आसानी हो जाती थी, कॉपी चेक करने वाले को आसानी हो जाती थी क्योंकि वो कैच कर लेता था। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से प्योर हिंदी में लिखेगा तो मुझे नहीं लगता कि जो वो पेपर वाला जो हिंदी देता है उस लेवल की अगर हिंदी आप लिख दोगे कॉपी में तो आप बाहर ही हो जाओगे। तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि मतलब यूपीएससी खासकर स्टेट सर्विस में फिर दबदबा आ जाता है हिंदी का, क्योंकि वहाँ 300 मार्क्स का एक पेपर हिंदी का होता है और वो काउंट होते हैं मार्क्स। तो स्टेट सर्विस में जरूर हिंदी वाले को थोड़ा सा वेटेज है, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रोफेसर हैं सारे के सारे वो इम्प्रेस तो इंग्लिश से ही हैं, तो वो वेटेज भी चला जाता है क्योंकि इंग्लिश वालों से वो इम्प्रेस हैं, तो वो फिर जीएस में उनको ज्यादा दे बैठते हैं। तो जो हिंदी में थोड़ा बहुत टांग तोड़ता भी है इंग्लिश वाला, वो उसको फिर कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि उसने अगर लॉस लिया है, उधर 75 का लॉस हुआ है तो उधर गेन भी किया, 75-80 गेन भी किया, तो वो बराबर हो जाता है। तो इतना बड़ा न तो इंग्लिश वाले को ज्यादा नुकसान है स्टेट में और ना ही हिंदी वाले को कोई एक्स्ट्रा बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने मीडियम का क्लियर कर दिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा हो, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आप कहोगे तो बहुत बड़ा डेस्परेट है, ऐसा लग रहा होगा कि ये तो मतलब अब क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। दरअसल आपको रिसोर्सेज तो इंग्लिश में ही रखना पड़ेंगे। हिंदी पेपर जो है, मैं कोई भी न्यूज़पेपर हिंदी का सजेस्ट कर ही नहीं रहा हूँ आपको कि हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ना तो आपको इंग्लिश के ही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। तो रिसोर्स मटेरियल तो आपको इंग्लिश में है, जितना रिसोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है इजीली और जितनी स्टैंडर्ड है उसका, उतना हिंदी का है नहीं। हिंदी में जैसे ही आप स्टैंडर्ड बढ़ाओगे वो स्ट्रगल करने लगता है। इसलिए हिंदी मीडियम की जितनी मैगजीन्स हैं, हिंदी मीडियम के जितने नोट्स हैं, जितनी कोचिंग्स हैं, वो सब स्ट्रगल कर रही हैं। वो सारे रोते रहते हैं जिंदगी भर, बहुत समय हो गया तो तुमने सुधारा क्यों नहीं, खुद क्यों नहीं सुधारा। दरअसल ये चेंज नहीं होने वाला है, इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाएंगे। मोदी जी खुद, प्रधानमंत्री खुद खींचते हैं, ये क्या मतलब आईएएस वाईएएस सब कुछ करेंगे। देखो उनका वीडियो आईएएस के ऊपर, आईएएस लॉबी के ऊपर कितना भयंकर चीख रहे हैं। मतलब ये काम भी आईएएस करेगा, वो भी करेंगे, यही हो गए क्या, मतलब सब यही करेंगे क्या। तो तुम प्रधानमंत्री तो बदल दो ना, कुछ हिम्मत है तो बदलो। और आप तो इतना क्रांतिकारी आपका वो है, जनमत है, इतने ज्यादा सीटें हैं, आप जो कहोगे वो, और जनता तो एकदम साथ हो लेती है, और पागल है जनता तो बिल्कुल आपके पीछे। तो कर डालो, यही वाला काम कर डालो जरा कि हिंदी वालों को फायदा होने लग जाए। रिस्क नहीं ले सकते। मतलब ये स्टील फ्रेम बोला था ना वल्लभ भाई पटेल ने भी, रिस्क नहीं लिया था 47 के बाद में कि आईएएस आईपीएस रहेंगे। बोला हाँ इंडियन सिविल सर्विसेज तो रहेंगे, नाम बदल देंगे, आईसीएस के बजाय आईएएस कर देंगे, लेकिन रहेगा।
तो मसूरी में वही कैंडल लाइट डिनर या वो टाइप की चीजें, या मसूरी में ऐसा रहेगा कि अभी भी हॉर्स राइडिंग की जरूरत है क्या? नहीं, बोले हाँ हॉर्स राइडिंग तो रखेंगे, अभी भी ये वाला करेंगे क्या? क्यों, अब कौन घोड़े लेके जाना है टैक्स वसूल करने के लिए सरकार के लिए, है ना? अब कहाँ सर, वो टैक्स का तो डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया, तो अब घोड़े कौन लेता है? अब तो गाड़ियां होती है एक से एक, 25-25, 30-30 लाख की गाड़ी में बैठ के जाता है आदमी। बोले नहीं, लेकिन वो तो अभी चूंकि वो ट्रेडिशन है अंग्रेजों के जमाने का, तो आज भी हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ के जो IAS हैं वो अभी भी अपने आप को बहुत ऊपर ही मानते हैं, और कुछ वो अपने आप को शासक के तौर पे और उसी तौर पे, इसीलिए उसका क्रेज भी है युवाओं में। वो फिर क्रेज भी कम हो जाएगा, उसको साधारण कर्मचारी बना दोगे तो कोई बनना भी नहीं चाहेगा। तो वो उसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंग्लिश के साथ कोई छेड़छाड़ आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में कोई कर पाएगा। कर दें तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। मोदी जी जैसा डायनामिक आदमी नहीं कर सकता तो फिर आगे कोई और बड़ा दूसरा नेता आएगा और वो बदलाव कर देगा, पता नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए खुद को, जो जैसा भी ढांचा है उसके साथ। 2 तरह की चीजें हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं ना, एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन। तो जब आप मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं तो एडाप्टेशन कर लीजिए। अब आप कम नहीं कर सकते, कम करने के उपाय आपके पास नहीं है, तो एडाप्टेशन के प्रोसेस तो है ना, एडाप्ट हो जाइए उस सिस्टम के साथ में, हो जाएगा। 6 महीने लगेंगे बस, ढीठ होकर के पढ़ने लग जाए, 6 महीने बाद सब समझ में आने लग जाएगा। कुछ नहीं रखा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसमें फायदा बहुत होगा आपको। ऑर्डिनरी बच्चा, मुझे कई सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि ये बनने लायक है ही नहीं। मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मुझे 50 उसमें खामियां दिखती है, उसके व्यक्तित्व में खामियां दिखती है। उसको दरवाजा बंद करना तक नहीं आता कि दरवाजा कैसे लगाना चाहिए, किसी बड़े आदमी से कैसे बात करना, तमीज ही नहीं है। तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो IAS हो जाता है। मैं शंका होता है आखिर क्या है, तो बोले इंग्लिश मीडियम तो मतलब ये उसमें बिल्कुल भी बेसिक तमीज नहीं है। बस वो कि इंग्लिश में क्या लिखा होगा, शोले की स्टोरी लिखी है, क्या लिखा है तो भी चलेगा। वो पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहता, देख करके इंप्रेस होते हैं। इंग्लिश में है मतलब भारी भरकम ही है, कुछ न कुछ अच्छी चीज आई है। और पढ़ने में तो वैसे भी दिक्कत आती है कई लोगों को। कौन 1 to 1 कोई पढ़ता थोड़ी है, तो देख के इंप्रेस होते हैं, वही मार्क्स टिक आता है। हिंदी में लिखा हुआ कितनी अच्छी बात, पढ़ना नहीं चाहता, ऐसा लगता है पैदल आदमी है। और तो ये दिक्कत है। उसमें लगता है कि ये अज्ञानी है, तो अज्ञानता के साथ उसका पैमाना बना लिया है, तो ये नुकसान है हिंदी मीडियम के साथ में। तो जहां उसको 10 में से 8 दे रहा है, उसको 5 या 6 पे टिकाता है, जबकि उसका स्टैंडर्ड है हिंदी वाले का, उसका कुछ भी नहीं है, उसका पैदल आंसर है। बस उसने ऐसे ही बस इंग्लिश में लिख दिया है उसको, सेम उसी चीज को, तो भी उसके 5 है और उसके 8 हैं उधर, तो बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। कुछ नहीं तो आप एक आध BA का फॉर्म भरो या LLB का फॉर्म भरो यहाँ पर BU से कहीं से, और एक पेपर इंग्लिश में दे के देखो और एक पेपर हिंदी में दे के देखो, मार्कशीट में देखो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वो कुछ भी लिखना उसमें, पेपर को 25 बार लिख देना कुछ मत करना। पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उसमें इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, तो इंग्लिश वाले जितनी बार लिख सकते हो 3 घंटे में। बस ये कि प्रश्न चेंज कर लेना, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, उसको ही लिख देना आपको। आप नंबर संभाल नहीं पाओगे। आपको आश्चर्य होगा कि उधर आपने जब हिंदी में लिखा तो 42 दे रहा था 100 में, अब 85 दे रहा है। आया समझ में? तो बहुत बुरी हालत है बहुत बुरी हालत। तो आप कहोगे नहीं ये तो DU है, ऐसा थोड़ी, वहां कोई बहुत ज्यादा DU BU सब एक जैसे ही हैं, सब एक जैसे हैं, एक जैसे प्रोफेसर हैं, वही चाय पीते हैं, वही समोसा खाते हैं, पढ़ने लिखने में किसी का विश्वास नहीं है, कोई लाइब्रेरी में बैठता नहीं है, कोई लेना देना नहीं पढ़ाई लिखाई से, कोई वास्ता नहीं है किसी का। ठीक है, सब आलसी हैं, सब आराम खो रहा है। तो सब लोग कॉपी चेक करने वाले तो ऐसे ही हैं, सारे कार्टून है। बहुत सारे लोग हैं हमसे मिलते हैं, मतलब मैं कॉपी चेक करते हैं, मैं पेपर डिजाइनर हूँ, मैं पेपर बनाता हूँ, मैं इकोनॉमी बनाता हूँ, एक बोलता हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का बनाता हूँ। मैं उनके साथ रहा हूँ, ट्रेनिंग कर चुका हूँ, और उनका पढ़ने लिखने से कई लोगों तो साफ साफ बता देते हैं, वो यार यहाँ पे डिग्री नहीं मिल रही थी, आपके यहाँ उज्जैन है ना? मैंने कहा हाँ उज्जैन है MP में, वो वहाँ विक्रम यूनिवर्सिटी है ना। तो 1979 में मैंने वहाँ से PhD खरीदा। ये मैं PhD हूँ नहीं, मैंने पैसे दे के खरीदा। अब वो पेपर डिजाइन करता है UPSC में, उसका कोई लेना देना नहीं पढ़ाई लिखाई से।
कोई लेना देना नहीं। उसके यहाँ जो जूनियर है, मतलब जो 25 साल का प्रोफेसर है, 27 साल का है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा तेज है, और वो एचओडी है और वो करीब 58 साल का है, उसको कुछ नहीं आता। वो सब वो बच्चे करते हैं, उनसे ही वो डिजाइन करवाता होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। वो कहाँ आता है, वो कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी बाहर से लेक्चर देने आया, कोई भी कुछ फंक्शन है, उसमें वो चेयरमैनशिप के लिए आ जाता है, चीफ गेस्ट बन जाता है, माला पहनना और बस क्लैपिंग करना, और ये इस टाइप के काम है बस, और कोई काम नहीं है इनके। वो सारे पेपर वही कॉपी चेक करने जाते हैं। तो इसलिए आपको इम्प्रेस करना है, आपको चीजें इस तरह से देनी है, दिखानी है कि आप इंटेलिजेंट हो, ठीक है, आप बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे, ठीक है। फिर आप कहोगे नहीं पूरा ही ऐसा है, तो फिर ये क्या, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कहीं कहीं तो आदमी के लूप होल पकड़ में आएंगे, सब तरफ बिल्कुल 7-8 पेपर में तो नहीं चलेगा कि सब जगह आप सिनेमा का स्टोरी लिख के जीत जाओगे। साइंस टेक में साइंस टेक की लैंग्वेज लगेगी, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में इन्वायरमेंट की लैंग्वेज लगेगी। आप ग्रीन क्लाइमेट फंड नहीं लिखोगे, कुछ नहीं लिखोगे, तो आप ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में कैसे लिखोगे। क्लाइमेट फाइनेंस का जब प्रश्न आया तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लगेगी वहां पर। वो लैंग्वेज जब उसको दिख जाएगी उस पेज पे 8-10 बार कि ये होता है, ये होता है, और वो पॉइंट्स दिख जाएंगे तो वो मार्क्स दे देगा। हर जगह सिनेमा की स्टोरी नहीं चलेगी, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन एथिक्स वाले पेपर में काफी कुछ गप चल जाएगी इंग्लिश में। लेकिन जहां वो सॉल्यूशन पूछ रहा है कि आप एक डीएम है या आप एसडीएम है और आप वहां पर क्या करेंगे, तब तो वो ऑब्जर्व करेगा ना कि आखिर आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, उसमें सॉल्यूशन क्या दे रहे हो, तो वहां पकड़ में आ जाएगा। बिल्कुल बत्ती तो नहीं चलती, लेकिन यह है कि इंग्लिश में है तो प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो आज मैंने एक चीज तो आपके साथ ये शेयर की, तो मुझे लगता है कि मीडियम के मामले में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप कहेंगे, कई लोग है ना मुझसे उगलवाना चाहते हैं, सर ऐसा है कि मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, मतलब अभी जैसे मतलब कि वो मैं कार में बैठा हूँ उससे पहले मुझसे उगलवाना चाहते हैं कि नहीं हिंदी से भी हो सकता है। तो अगर आप मुझे मजबूर करोगे, आधे घंटे तक मेरे पीछा करोगे, तो हो सकता है मैं बोल दूं बाद में परेशान होकर, हाँ हिंदी से भी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है कुल मिला के होता नहीं है, कुल मिला के बहुत दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होगा उससे 4 गुना इंग्लिश वाले से, तब जाकर के कई चांसेस बन सकते हैं। और उसने भी प्रेजेंटेशन वही वाला किया होगा, फ्लो डायग्राम में वो पैराग्राफ राइटिंग करके, तो फिर नहीं बन सकते आप। और उसमें खिचड़ी बहुत डाली होगी, इंग्लिश के टर्म्स बहुत डाले होंगे, कुल मिलाकर उसने इंप्रेस कर दिया होगा कि इसका बंदे का है हिंदी मीडियम। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के चेक करने वाले अलग अलग नहीं होते, ये बता दूंगा आपको। हिंदी मीडियम की चेक करने वाला हिंदी मीडियम का जानकार है और उसको इंग्लिश नहीं आती, या इंग्लिश मीडियम का चेक करने वाला हिंदी मीडियम बिल्कुल नहीं जानता, ऐसा कुछ होता नहीं है। इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होता कि आपने इंग्लिश मीडियम लिख दिया तो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते, या वो हिंदी में बोल ही नहीं सकते, और या आपने हिंदी लिख दिया तो वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता जो बोर्ड में बैठे। बोर्ड तो वही रहता है, आपका मीडियम चेंज हो जाएगा लेकिन उसका बोर्ड वही रहेगा। हाँ, तेलुगु आपने मीडियम लिया है अगर इंटरव्यू का, तो वहां तेलुगु वाला जरूर बैठा होगा, 1 या 2 लोग होंगे, हो सकता है पूरा पैनल ही तेलुगु का हो, इसलिए उनके इंटरव्यू बिल्कुल आखिरी में होते हैं रीजनल लैंग्वेज वालों के, ठीक है। लेकिन हिंदी इंग्लिश का जैसा कुछ नहीं होता, आपका हिंदी मीडियम में और वहां वो क्वेश्चन कई बार जो है इंग्लिश में ही कर रहा होता है, उसको हिंदी आती ही नहीं है। आपने हिंदी मीडियम लिख रखा प्रवेश पत्र में, आप इंटरव्यू में ये नहीं बोल पाएंगे कि सर आप हिंदी में पूछो ना, मेरा तो हिंदी में होना है इंटरव्यू, ऐसा नहीं है, वो इंग्लिश में बोल रहा है इंग्लिश। वहां अगर कोई बैठ करके समझ रहा होगा आपकी प्रॉब्लम को कि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता, पहली बात ऐसा आदमी इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकता है जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में ना आए। आया समझ में? क्वेश्चन तो इंग्लिश में समझ ही जाता है हर बच्चा, वो ही इंटरव्यू तक पहुंचता है, ठीक है। ऐसा बच्चे का पहुंचना बहुत मुश्किल है, एक पहली चीज कि वो इंटरव्यू तक पहुंच जाए। दूसरा, अगर ऐसा कोई पहुंच गया और वहां अगर पैनल में कोई ऐसा है जो थोड़ा सा भाप लिया उसने कि ये स्ट्रगल कर रहा है बच्चा, तो हो सकता है वो आपको फैसिलिटेट करे, मतलब बीच में बोले कि दरअसल सर ये पूछना चाह रहे हैं कि ये, आया समझ में, ऐसा करके वो हिंदी में बोलेगा, पर बहुत मुश्किल है। कई जगह मैं देखता हूं कि इंग्लिश मीडियम आपने लिया हुआ है और वहां वो हिंदी वाला बैठा हुआ है, उसको इंग्लिश ज्यादा नहीं आते, वो जिंदगी भर उसने हिंदी पढ़ाया, हिंदी का ही प्रोफेसर रहा और वो बन गया यूपीएससी मेंबर,
और वहां बहुत दिक्कत आती साउथ वालों को और खास करके, तो फिर वो अपनी देशी वाली इंग्लिश लगाता है जो टर्म्स वगैरह वो ज्यादा कुछ ऐसे क्वेश्चन को एलेबोरेट नहीं करता, प्लेन पूछ लेता व्हाट इज करके या हाउ या ऐसा व्हाई और ऐसा कुछ करके जैसे तैसे काम चला लेता हो। तो उसके क्वेश्चंस बहुत प्लेन होते हैं, तो प्लेन होते हैं तो वो बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आंसर रट के आया है या फिर पढ़ के आया है और फिर वही आंसर उसको चाहिए, तो बहुत दिक्कत आती है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। तो ढेरों लोग हैं ऐसे। तो ये दरअसल संयोग की परीक्षा भी है, कोइंसिडेंस भी है। अभी मतलब ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं है एग्जाम का सिस्टम जो है, ये बहुत सारा लक पे भी डिपेंड करता है कि इंटरव्यू आपका कौन लेगा, पेपर डिजाइनर कौन था, उस साल कॉपी चेक करने वाला कौन सा था। तो कॉपी चेक करने में भी मेंस में कॉपी चेक हो रही है तो वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कॉपी किसके बाद आ रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। पहले अगर बहुत अच्छा बच्चा है कोई, उसने बहुत अच्छा लिखा है, उस आंसर में 10 पॉइंट्स दिए थे उसने, आपने शॉर्ट कमिंग्स पूछी और शॉर्ट कमिंग्स में उसने 10 बता दी, 10 प्रॉब्लम बता दी उसने और आप 3 ही बता रहे हो। अगर आपकी कॉपी पहले चली गई तो हो सकता है 10 में से 6 या 7 मिल जाए आपको, लेकिन पहले आपसे पहले अगर किसी ने 10 बता दी तो अब उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको वो 8 नंबर दे रहा है 10 वाले और अब आप 3 बता रहे हो तो आपको 4 से ज्यादा नहीं देगा, जबकि उससे पहले उसने 3 वाले को 6-6, 7-7 भी दिए थे थोड़ी देर पहले। लेकिन जैसे ही कॉपी ऐसी आई तो अब ये आपको नहीं पता ना कि आपके पहले कौन बैठा हुआ है या आपसे पहले वो किसकी कॉपी चेक कर रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत फैक्टर काम करते हैं एग्जाम में मार्क्स के लिए। कौन सा सेंटर है उस पर भी मायने रखता है, आपका ऑप्शनल क्या है उस पर भी मायने रखता है। ऑप्शनल भी इसी तरह से मॉडरेशन और स्केलिंग में जो है ऊपर नीचे होते हैं, तो सेफ रहने वाले ऑप्शनल में बता देता हूँ। सोशियोलॉजी सेफ रहता है, एंथ्रोपोलॉजी सेफ रहता है जो अभी 1st 2nd रैंक के, आप बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं होते। ज्योग्राफी, हिस्ट्री। पबेड इन दिनों में होने लगा है, पबेड एक जुआ हो गया, गेम्बल हो गया। तो पिछले 15-20 सालों से पबेड को बहुत पहले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया था लगभग इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 के आसपास, खास करके 91 से लेके 95 के बीच में स्टेट सर्विसेज ने भी डाला था और सेंट्रल यूपीएससी ने भी लिया था। तो एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नए सब्जेक्ट के तौर पे आए थे और नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। तब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतने एक्सपेरिमेंट नहीं थे, वो डायनेमिक नहीं बनाया गया था। अब क्या हुआ है कि अब उसका सिलेबस जरूर दिया हुआ है, लेकिन वो सब्जेक्ट में एक्सपेरिमेंट बहुत होते हैं और करंट अफेयर्स की चीजें बहुत डाली जाती है और उसको बिल्कुल अभी के हिसाब से प्रश्न पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव काफी रहता है उसके ऊपर। तो अगर आपने प्रॉपर कोचिंग नहीं है और ढंग का व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा है और व्यक्ति भी ऐसा है जो खुद भी अपने आप को बदलने को तैयार है, तब जाकर के पबेड काम करेगा, अदरवाइज पबेड बड़ा रिस्की हो जाता है। साइकोलॉजी का भी ऐसा ही है, सेफ है बट उसका वो बायोलॉजिकल और थोड़ा सा मेडिकल वाला एंगल लगता है तो हर कोई उसको नहीं ले पाता। और ठीक है, ऐसे ही तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा जो YouTube पे भी सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी कि जो हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ये 3 तो मैं एकदम ही सेफ बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सेफ है। बाकी सारे मॉडरेशन और स्केलिंग में गेम्बल कर जाते हैं। वो डिपेंड करता है उस साल पे कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो तो आपको समय ही बताएगा। तो मैंने कुछ प्रश्न, बेसिक क्वेश्चंस जो है नए बच्चों के लिए वो क्लियर कर दिए होंगे, क्योंकि स्केलिंग मॉडरेशन होता है, इस चीज को मानिए। इंटर सब्जेक्ट भी होता है, इंट्रा सब्जेक्ट भी होता है। तो क्योंकि अलग अलग व्यक्ति कॉपी चेक कर रहे हैं तो अलग अलग पैमाना है व्यक्ति का मार्क्स देने का। जैसे इंटरव्यू में भी कोई लोएस्ट मार्क्स जो है वो 100 रखता है या 150 या 120 रखता है। एक सर थे हमारे टाइम पे, तो वो उनके कमरे में कोई घुस गया मतलब 150 तो मिल ही जाएंगे मिनिमम, ऊपर 230 तक देते थे। तो 230 से 150 के बीच में देते थे, बहुत ही अलग प्रकार के। आपको ऐसे प्रैक्टिकल मार्क्स देने वाले कॉलेज में वगैरह में आपने देखे होंगे जो ऐसे इंटरनल के मार्क्स देते हैं ना, तो वो लोग ऐसे ही होते हैं ना। कई बार कोई टीचर तो बिल्कुल आसानी से मार्क्स बांट देता है और कोई इतना कंजूस होता है कि उसके हाथ से मार्क्स निकलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलते हैं। एक जो सर थे हमारे टाइम पे, तो प्रैक्टिकल में तो मैं उनको उनके स्कूटर से मेरे पीछे बिठा के, उन्हीं का स्कूटर होता था, पर मैं ले जाता था उनको कॉलेज बिठा के। ये
और मैं उन्हीं के साथ खाना खाता था। सुबह में ब्रेकफास्ट जो होता था उन्हीं के साथ करता था मैं, और फिर उनको उन्हीं के स्कूटर से, मेरी साइकिल जो होती थी मैं उनके घर पे रख देता था और उनके स्कूटर से उनको बिठा के और फिर कॉलेज ले जाता था। और सब लोग इस तरह से हमारा व्यवहार था दोनों का, टीचर स्टूडेंट का, कि मेरे बारे में उनसे पूछते थे कि वो कहाँ है और उनके बारे में मुझसे पूछते थे कि वो कहाँ है। मतलब अगर वो कहीं मिलते नहीं ना कॉलेज में तो पूछा जाता था कि सर कहाँ है भैया, तुम यहाँ हो, सर कहाँ है। मतलब ये था इतना अच्छा। पर वो मुझे 32-33 मार्क्स देते थे 50 में से। तो एक बार उन्होंने किसी को 38 भी दिए, तो मैंने सुना, मैंने कहा आपने 38 तक दिए, मतलब ये तो क्या है, मतलब 32। बोले नहीं तुम्हारा था है नहीं, वैसा है नहीं, मेरे हाथ से निकलते ही नहीं, मार्क्स ही नहीं निकलते। और मैंने कहा वो सर तो 44 दे रहे हैं। एक बार वो कंपटीशन हुआ यूथ फेस्टिवल का, तो मैंने एक गाना जो है हारमोनियम पे, वो म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे, क्लासिकल म्यूजिक के, तो मैंने एक सिंपल जो म्यूजिक, ऑर्डिनरी म्यूजिक जिसको हम सुगम संगीत बोलते हैं, उसको मैंने क्लासिकल म्यूजिक में कन्वर्ट किया, जानबूझ के ऐसे ही नाटक किया। और ड्रामा भी ऐसा किया कि क्लासिकल गा रहा हूं मैं, तो मैं कामयाब हो गया उसमें। तो वो उसमें नहीं थे, जजेस में नहीं थे, वो उसके कन्वेनर थे पूरे, उसका प्रोग्राम उन्हीं के उसमें था। लेकिन जजेस उन्होंने 3 इनवाइट किए हुए थे, उन तीनों जजेस को मैंने इम्प्रेस कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो वो आए और बोले ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं था वो तुम्हारा। बिल्कुल क्लासिकल नहीं। उनकी वाइफ से जाके उन्होंने कहा ये चीटिंग करता है। तो वो, मैंने कहा आपके जजेस ने मुझे पास किया। आपके जजेस ने मुझे जो है आगे कॉलेज भेजा है। बोले लेकिन तुम वहां डिस्ट्रिक्ट में फेल हो जाओ। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि और अच्छा तबला वाला ले गया, मैंने तबला वाला थोड़ा अच्छा ढूंढा। मैंने कहा आप ये कंपेनियन जो होंगे ये अब इनके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरा तो वही परफॉर्मेंस है, मेरा तो है नहीं बेसिकली। तो मैंने अच्छा, मतलब एक अच्छा तबलची जो बहुत महंगा था, वो ड्रिंक भी कराता था, उसको ड्रिंक कराया। उसको 1200 रुपए दिए एक दिन के, जबकि दूसरे लोग 800 देते थे। मैंने कहा तुम 400 रुपये और ज्यादा दूंगा मैं तुमको। ऐसा करके पूरा एक झांकी जमाया। फिर वो अगले कंपटीशन में गया, मैं वहां पे भी जीत गया। तो बोला कमाल है, मतलब सब बेवकूफ ही है क्या, मतलब। तो फिर वो यूनिवर्सिटी बोला अब तुम वहां जाओगे ही नहीं, मेरी कसम है तुमको, और ऐसा मेरा मरा मुंह देखोगे अगर तुम वहां गए तो। और ऐसा ऐसा मतलब उन्होंने वो किया, मतलब इतना प्यार था उनको अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने काम के प्रति, संगीत के प्रति, तो उसके साथ वो गद्दारी नहीं करने देते। तो ऐसे टीचर भी होते हैं जो बिल्कुल मार्क्स नहीं बांटते, और एक टीचर ऐसे हैं जो खिरात में बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल उनको लगता ही नहीं क्या क्या रखा है, मतलब बच्चों को मार्क्स आने चाहिए। कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और बच्चे तो सभी नहीं, मेरा बच्चा भी नहीं पढ़ता, तो क्या उसको नहीं दोगे, मतलब इस टाइप से वो रहते हैं। तो ऐसा ही इंटरव्यू में भी होता है, ऐसा ही आपके मार्क्स के साथ भी होगा। तो इसलिए मॉडरेशन होता है, क्योंकि एक अगर किसी आदमी ने कॉपी चेक की तो सारे आईएएस तो फिर उसी के बंदे बन जाएंगे फिर, तो इसलिए वो मॉडरेशन कराते हैं। पेपर कितना टफ आया है उसके आधार पे भी होता है, क्योंकि साइकोलॉजी का पेपर बहुत ज्यादा हो गया तो साइकोलॉजी के सारे स्टूडेंट बन जाएंगे। हिंदी लिटरेचर का पेपर बहुत सरल आ गया तो हिंदी लिटरेचर के सारे आईएएस हो जाएंगे। तो उन सबको रोकने के लिए इंट्रा सब्जेक्ट भी होता है। इंट्रा सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि चेकर अलग अलग है, इसलिए एक ही सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपीज अलग अलग व्यक्ति चेक कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस किया जाता है, कटपिट करके उसको एक एवरेज बनाया जाता है। इस वजह से बहुत सारे सब्जेक्ट जिनको आप बहुत पसंद करते हो, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट, लेकिन वो वहां पर परफॉर्म नहीं करता, अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसलिए हम एक्सपर्ट हैं तो हम आपको सलाह दे सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट सेफ हैं, कौन से सब्जेक्ट मॉडरेशन में या स्केलिंग में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं और आप सेफली एंटर कर जाते हो। वो जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये 3-4 सब्जेक्ट, तो कोशिश करें कि इन्हीं 3-4 में से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें। मुझे लगता है जो सुन रहे हैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वो कहेंगे हमको तो ये अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगता है भैया, लेकिन होगा नहीं ना, होगा नहीं, उससे आपके अच्छा लगने से नहीं होगा। आपको आईएएस बनना है कि नहीं बनना है, सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है या आईएएस बनना है, ये बताओ। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आप बन सकते हो। मैंने बताया था एक एक्सपर्ट जो है ऐसे ही सलाह दे रहे थे, तो मैं बाहर बेंच पे बैठा था और अंदर वो किसी को सलाह दे रहे थे, तब वो यही बोल रहे थे, देखो तुम विद्वान हो जाओगे, तुम्हारी किताब चलने लग जाएगी, हो सकता है तुमको
टीवी चैनल वाले प्राइम लाए सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे, लेकिन तुम आईएएस नहीं बन सकते। आईएएस बनना बिल्कुल डिफरेंट चीज है और सब्जेक्ट का विद्वान होना बिल्कुल अलग चीज है। तो वहां रणनीति काम करेगी और रणनीति ये है कि आपके साथ ट्रीट दूसरे वाले कैसे कर रहे हैं। इसलिए देखते हो कि आप कोई आईपीएल वाले फॉर्मेट में सक्सेस है तो वो 2020 वाला उधर टेस्ट में सक्सेस नहीं होता, टेस्ट वाला वनडे में नहीं होता। वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग सक्सेस रेट क्यों होती है एक ही आदमी की? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप लड़ते कैसे हो, आप भिड़ते कैसे हो, ये उस पर डिपेंड करता है। और फिर कॉपी चेक करने वाले पे भी डिपेंड करता है। यहाँ दोनों फैक्टर आपके ऊपर भी है और उनके ऊपर भी है। तो मुझे लगता है आप बात को समझ रहे होंगे। मैं बहुत कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए चीजें जो है वो एग्जाम्पल भी मैं ठीक नहीं दे पाया ये वाला, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस मामले में आप थोड़ा सा विश्वास करें हमारे ऊपर कि ये जो बता रहे हैं ये एक्सपर्ट के तौर पे बता रहे हैं, तो हम लोग उस हिसाब से माने। मुझे कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है कि मेरी कोचिंग जो है इस सब्जेक्ट की कोचिंग है या ऐसा, मैं कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट की अलग से कोई कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिना निस्वार्थ भाव से आपको आपके भले के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बेवकूफ इसलिए बनाते हैं दिल्ली में कि उनके यहाँ जो सब्जेक्ट है, उनके यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट वो दिलवाते हैं उसको, तो वो गुमराह करते हैं। ठीक है, वो गुमराह करते हैं और उसके 50 फायदे बताते हैं अपने सब्जेक्ट के। मैं आपको उस तरह से नहीं बता रहा, मैं आपको एग्जाम की क्वालिटी और उसकी जो एग्जाम की जो डिमांड है और उसके जो प्रोसीजर में जो दिक्कत आती है उसके हिसाब से आपको किसका फायदा होगा वो बता रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये वाला मुद्दा भी क्लियर हुआ होगा। तो मीडियम वाला इशू हो गया लगभग, ऑप्शनल वाला हो गया। अब आपको ऑप्शनल के साथ जस्टिस करना है तो रोज 4 घंटा पढ़िए। जब आपका प्रीलिम्स नहीं है तो प्रीलिम्स से 3 महीने 4 महीने पहले ऑप्शनल पढ़ना बंद कर सकते हैं या 1 घंटा कर सकते हैं। बाकी 4 घंटा मिनिमम आपको ऑप्शनल पढ़ना चाहिए। ऑप्शनल के आप अगर मास्टर हैं, मास्टर डिग्री ली हुई है तो भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो मास्टर डिग्री ऐसे ही मिल जाती है, वो फालतू बात है। पुरानी डिग्रियां और पुरानी एजुकेशन बिल्कुल आप जीरो मान लो अभी तक का, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर भी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो फायदा होगा आपको। ठीक है, आपने अगर बीए किया है, बीएससी किया है या कोई भी अच्छा कोर्स किया है और अगर आपका वही सब्जेक्ट है तो फिर बहुत रेयर सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, ऐसे सब्जेक्ट लेने में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे में बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। 30 में से 3 या 4 लोगों का होता है। 30 लोगों ने मान लीजिए मेडिकल साइंस लिया तो 4 लोग सिलेक्ट होंगे, तो वो चारों ऐसे होंगे जो अपने अपने मेडिकल कॉलेज के टॉपर रहे होंगे एमबीबीएस के। ठीक है, तो उन्हीं का होगा। अब आप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी एमबीबीएस से कोई जैसे तैसे धक्के खा के 9 सेमेस्टर निकालें, वो मेडिकल साइंस से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो उसके बजाय वो अपना हिस्ट्री और पबेड ले, वो आसानी से कर लेगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो रेयर सब्जेक्ट लेने से बचें, क्योंकि वो आपको परफेक्शन नहीं दे सकते, उसमें अच्छे मार्क्स नहीं दे सकते। तो ये कुछ डाउट्स थे जो शुरू में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि आप रोज 4 घंटा पढ़ेंगे। अगले साल की तैयारी कर रहे हैं आप 2022 की, इस साल की जो कर रहे हैं 2010 वाली, ये जो अभी 10 अक्टूबर वाली 2021 वाली, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने को अब बचा नहीं है। अब मुश्किल से 10-12 दिन है, तो आप वही टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, पुराना करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दो, यानी साल भर का करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करो, क्योंकि अभी स्टैटिक पढ़ने का टाइम अब नहीं है। स्टैटिक में रिवाइज भी करोगे तो बहुत वास्ट है, महासमुद्र है और उसको आप कवर नहीं कर पाओगे, तैर भी नहीं पाओगे उसमें, बहुत मुश्किल है। तो अब तो यही है कि साल भर के इवेंट्स को देखो, अलग अलग सेक्टर वाइज इवेंट्स देखो और उसी को रिवाइज करने की कोशिश करो। तो अगले साल वालों के लिए हो गया कि इन दिनों में आपको वो पढ़ना चाहिए, अपना ऑप्शनल पढ़ना चाहिए। 4 घंटे ऑप्शनल का अपने टाइम टेबल में रखिए। ऑप्शनल आपको बहुत आगे ले जाता है, ध्यान रखिए। कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जो 3-4 महीने में तैयार हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे कर लेते हैं, है ना। अगर बायो वाला टच है आपके अंदर, पहले से कभी बायोलॉजी पढ़ा है, तो थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि बेसिक्स आसान हो जाते हैं। अमीनो एसिड आप जानते हो, डीएनए जानते हो, जेनेटिक कोड जानते हो और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जानते हो, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम की टर्मिनोलॉजी जानते हो कि स्केपुला है, ये क्लेविकल है, बोन्स के नाम मालूम है आपको, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है उनके लिए। खास करके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट, वो पूरा का पूरा बायो बेस्ड है। और बाकी सोशियोलॉजी है, तो बायो प्लस सोशियोलॉजी इज इक्वल टू एंथ्रोपोलॉजी।
ठीक है ना, कुछ बेसिक बायो और साथ में सोशियोलॉजी, ऐसा करके वो बन जाती है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी का 60-70% पार्ट तो सोशियोलॉजी है, तो वो सोशियोलॉजी हुआ। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी भ्रांतियां दूर करता है, खास करके हम लोगों की परवरिश में जो खामियां रह गई है। हमारी परवरिश में आज से 40-45 साल भी मैं देखूं, मैं बचपन से जब बहुत छोटा था, जैसे कि 5 साल का था, 6 साल का था या 10 साल का था, तो परिवारों में जो मैं देखता था, तो कई परिवारों को मैं देखता था कि उनके माता पिता उनको बिल्कुल अलग तरीके से सिखाते हैं। जैसे कि भैया अपना टिफिन किसी को देना नहीं है, किसी को हाथ नहीं लगाने देना है, और वहाँ सब जाति के लोग आते हैं, वहाँ तुमको अलग से पानी पीना है और अलग से ये रहना है, और अपना पानी ये साथ में ले जाओ, वहाँ सब लोग हाथ लगाते हैं, वहाँ पानी नहीं पियोगे। तो ये बच्चों को इस तरह से सिखाया गया है, बड़ा किया गया है। अब इस तरह से यदि आप बच्चों को बड़ा करोगे तो मुझे लगता है कि फिर वो सिविल सर्विसेज में पूरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन करने में टाइम लगेगा, उसको बहुत पेन होगा। ऐसे बच्चे को चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है, उसको बहुत दिक्कत आती है। एक तो उसके दिमाग में विलेन टाइप लगने लगता है माता पिता, तो वो अपने मम्मी पापा को विलेन नहीं देखना चाहे, क्योंकि तब जब वो बता रहे थे तब वो जवान थे, और अब जो है वो सफेद बाल वाले हो गए, अब उनको बीमारियां लग गई, कई लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब ऐसे समय में उनको लगता है श्रद्धा के पात्र हैं, इनके पैर छूना है, जबकि उन्होंने जिंदगी बर्बाद कर दी ऐसा सुना के। तो कई बार ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा विलेन कोई नहीं है दुनिया में। तो बताते हैं बच्चे, हमको आके बताते हैं, फीडबैक देते हैं। तो हमने कहा नहीं, देखो अपने माता पिता हैं उनके, सर इन्होंने बिल्कुल ही कचरा कर दिया, ये क्या सिखाया है इन्होंने, तमीज ही नहीं, इनमें भी नहीं है, हम में भी नहीं है, वो इन्हीं के कारण नहीं है, क्योंकि वो पूरा कचरा हो गया। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आपकी पूरी भ्रांतियां तोड़ता है, तो खास करके अभी जो पॉलिटिकल पूरा चल रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये, इनसे बहुत दूर ले जाता है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन भी आप पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें, जैसे वही संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे, और गवर्नमेंट तो सीधा वो अडानी अंबानी को सपोर्ट कर रही है, तो एकदम से कॉन्ट्राडिक्शन। अब ऐसे में तो किसान आंदोलन में जाके ना बैठ जाओ, आप ज्यादा पढ़ लो तो ऐसा लगेगी वो तो हम तो सपोर्टर बन जाए, हमको तो वहां बैठना चाहिए किसानों के साथ में, ऐसा लगने लगता। हालांकि उनकी अपनी राजनीति है, कम्युनिज्म के अपने लफड़े हैं, उधर उनका एक्सट्रीमिज्म भी खराब है, वो अपनी जगह है, लेकिन कई बार अच्छा लगने लगता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को आप डीप में पढ़ोगे तो वो तो फेवर करेगा। और जबकि अभी आज ही मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली है कि हर वर्ग की अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है और अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है या जो डोमिनेंट और जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, क्लास वाले लोग, वही पॉलिटिक्स को तय करते हैं, तो वो उस विक्टिम वाली जो क्लास है उसको वो सिखा देते हैं। विक्टिम वाली क्लास को ये महसूस करा देते हैं कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वही मेरा जैसा ही प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी वही है। तो दोनों का फिर लीडर भी एक हो जाता है और पॉलिटिकल पार्टी भी एक हो जाती है, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी उसको तो सूट करती है डोमिनेंट वाले को, लेकिन उसको बिल्कुल सूट नहीं करती, क्योंकि वो तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, वो तो पूरा दमन करती है उसका, और वो जो दमन करने वाले हैं उन्हीं को अपना माँ बाप बना लेती है, तो वो तो पूरा ही गड़बड़ हो गया। वैसे में तो आपके अंदर कभी फायदा हो ही नहीं सकता आपका, क्योंकि आपने तो डेमोक्रेसी तो एक तरीका है बदलाव लाने का, बदलाव लाने का तरीका क्या है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में आपने विश्वास दिला दिया कि यही तुम्हारा भी उद्धार करेगा जो मेरा करेगा। अरे तुम्हारा करेगा तो तुम्हारा तो अलग मसला है, मेरा अलग मसला है। तुम्हारा उद्धार करने वाला मेरा उद्धार कैसे कर सकता है? तो मेरी तो प्रॉब्लम है दूसरी और उसके सॉल्यूशन भी दूसरे हैं, ये तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है। तो जो अंबानी की प्रॉब्लम सोल्व करेगा, जो अडानी की प्रॉब्लम सोल्व करेगा, वो आपकी थोड़ी कर सकता है। मॉल वाले की जो प्रॉब्लम है अगर कोई सॉल्व करेगा तो छोटे दुकानदार वाले की मॉल प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व कर सकता है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन वो विश्वास दिला देते हैं डेमोक्रेसी में। तो ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पकड़ में आती है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ते हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हो, तो फिर अमेरिका से तुलना करने लग जाते हो। अमेरिका से हम तुलना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, वहां की डाइवर्सिटी अलग टाइप की डाइवर्सिटी है। आप कहोगे नहीं वहां पे भी सब तरह के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, सब गए, पर वहां के जो लोग हैं वो धर्म को सेकेंडरी मानते हैं। अमेरिका में जो हिंदू बसे हुए हैं उन्होंने भी टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मैं मिला हूं, मेरे को तो मैं तो उन्हीं के घर ठहरा था जो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। उन्होंने ही मुझे रुकवाया था अपने घर पे,
और वो बोलते हैं मैं ही मैनेज करता हूँ सब कुछ। रजनीश जब आए थे तब रजनीश को, आचार्य रजनीश को यहाँ फैलाना था, तब भी मैं ही था। और जब बाबा रामदेव यहाँ ढूंढ रहे थे कि अमेरिका में मैं कैसे फैलूंगा, तब भी मैं ही था। और जब दूसरे और कोई धर्मगुरु आते हैं या पॉलिटिशियन आता है, वो बोले मैं यहाँ पर जब एक वो कौन पंजाबी गायक है ना, पॉप सिंगर मीका सिंह आता है, तो उसके लिए भी मैं ही करता हूँ। तो उसका भी पूरा सब लोगों को इकट्ठा करना और मीका सिंह को सपोर्ट करना या उसका प्रोग्राम करवाना, वो भी मैं ही करता हूँ। उधर वो भी मैं ही करता हूँ। मतलब कोई भी आता है तो मुझसे ही कांटेक्ट करता है कि अमेरिका में कैसे छाना है और कैसे इंडियंस के अंदर कैसे पेट बनाना है। तो मोदी के इवेंट्स हैं तो वो भी अधिकांश मैं ही डील करता हूँ। तो मुझे लगा मतलब एक ही आदमी पूरा सभी का वो अध्यक्ष है, तो वो है। लेकिन उनके लिए, सबके लिए ना अपना काम है, उनकी सैलरी है, उनका वहाँ की फॉर्म है। अमेरिका फर्स्ट है, बाद में वो हिंदू हैं, बाद में मंदिर है, बाद में इंडिया है, बाद में फिर यहाँ के लोग हैं। वो भूल जाते हैं, मतलब वो उनको कोई नहीं, अमेरिका ही फर्स्ट है। सबसे पहले वो अमेरिका के बारे में ही सोचते हैं और वो अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपनी सैलरी के बारे में सोचते हैं। तो वहाँ की डाइवर्सिटी और इंडिया की डाइवर्सिटी, और फिर उनका काले गोरे वाले से कोई ज्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही काले में ही आते हैं, तो कोई ज्यादा झंझट नहीं है उसका। और दूसरा, वहां वो किस कास्टिज्म भी बहुत वहां जाकर के डाइल्यूट हो जाएगा। वहां जाकर के कास्टिज्म उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसलिए यूएस में अगर कोई पॉलिसी चल रही है और हर चीज का पैसा मांगा जा रहा है और कैपिटलिज्म है, और आप पैसा दो और सेवाएं लो, पैसा दो और सर्विसेज लो, उसमें क्या गलत है? तो ये एक्सक्यूज आप इंडिया में नहीं दे सकते, क्योंकि इंडिया बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कंट्री है। यहाँ अलग टाइप के प्रॉब्लम है। यहाँ महिलाओं की स्थिति अलग है, यहाँ जातिवाद है, यहाँ रीजनलिज्म है, यहाँ लैंग्वेज का इशू है, यहाँ पर रीजनलिज्म जो क्षेत्रीयवाद है उसकी बहुत सारी जड़ें गहरी है, और तरह तरह की अनटचेबिलिटी है, कई तरह की अनटचेबिलिटी है। तो आप वो सब चीजों के साथ वहां कंपेयर नहीं कर सकते। वहां आप किसी को ओपन कंपटीशन रख दोगे तो वो निकल जाए। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सपोर्ट करता है, इसलिए हमारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल अलग टाइप का डॉक्यूमेंट है, और उसमें काफी लिबरेशन है। हर चीज को बहुत डिटेल में बताया गया है कि इसको अचीव करने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे और उसको गवर्नमेंट कैसे कराएगी और लोग अपना कैसे डिमांड कर सकते हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है, बिल्कुल ऊपर पैट्रोनेज दे दिया गया है उसको, तो वो पैट्रोन करता है। और उसी को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। कई बार वो स्यू मोटो लेता है, तो वही जुडिशियल एक्टिविज्म बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आप जब ये पढ़ोगे इंडियन पॉलिटी को बहुत डीप में, और सोशियोलॉजी टाइप का या एंथ्रोपोलॉजी टाइप का आप ये लेते हो ऑप्शनल, तो उससे आपका बहुत सारा व्यू जो है वो जनरल स्टडी में बहुत बदलता है, खास करके थर्ड पेपर में, सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में। तब वहां जो घटना आती है उसके जो सोल्यूशन आप देते हो, तो उसमें वो टच आता है, ह्यूमैनिटी वाला टच आता है, ह्यूमन राइट वाला टच आता है। आया समझ में? तो इस वजह से वो लोग ज्यादा मार्क्स लाते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड रैंकर जो एंथ्रोपोलॉजी और सेकंड वाला जो है वो लड़की सोशियोलॉजी है, वो इसी कारण से, क्योंकि वो जीके में, जीएस में भी ज्यादा मार्क्स इस वजह से लेके आए होंगे क्योंकि उनका वो ऑप्शनल में काफी कुछ क्लियर हुआ है। तो फिर जिनकी परवरिश इस ढंग से हुई है कि जो नफरत सिखाते हैं या ह्यूमन राइट को बिल्कुल गलत बताते हैं, या यूं बोलते हैं कि हमारा तो बड़ा सौभाग्य कि हम इस वर्ग में जन्म लिए हैं और हमारा वर्ग बहुत ऊंचा है, और ये तभी मिलता है जब पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों, और अभी जो छोटी जाति में जन्म लिए हैं उनके कर्म ही ऐसे हैं, तो वो लोग इस टाइप के। अगर ऐसी ऐसी बातें सिखा रखी है तो मुझे लगता है कि उनको तो जीएस में भी पनिशमेंट मिलेगा। और अगर आप उन पैरामीटर्स को उनको अपने अंदर से चेंज करोगे तो आप हिल जाओगे। तो जिनको आपने आदर्श माना हुआ है वो आपके विलेन हो जाएंगे डेफिनेटली। तो आपके तो पूरा ढांचा बदलता है, बहुत फर्क पड़ता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो पूरा 360 डिग्री पूरा चेंज होता है। इंट्रोस्पेक्शन भी होता है आदमी का पूरा, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप मतलब अभी तक आप क्या कर रहे थे, फिर कहाँ थे आप, कौन है आप, क्या मतलब, ये सब फालतू की भ्रांतियां फिर, क्योंकि असली में तो मामला दूसरा है, तभी तो वो ऑफिसर बनते हैं। इसलिए आपने देखा वो अंजना ओम कश्यप का क्या आ रहा था कि वो लड़की जो है स्नेहा दुबे ने उसको निकाल दिया, उसने कहा बोले ये, और नमस्कार कर लिया। वो गई थी ना उसके पास, तो हाथ पकड़ने लगी। दरअसल वो IAFS है, इंडियन फॉरेन सर्विस से है,
तो उसने ये सब पढ़ के गए, तो उसके लिए कोई इम्प्रेस नहीं होते वो इन चीज़ों से कि आज तक चैनल से और इंडिया पूरा देख रहा है। वो उसने कहा बाहर प्लीज, वो कुछ बोली नहीं, बोले बाहर निकलो, बाहर जाओ, बाहर। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि देखो वो जो उस पोस्ट पे पहुंचते हैं ना, तो आप वो पहुंचेगा ही नहीं ना। दूसरा आदमी आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि आज तक बहुत बड़ा चैनल है, बीजेपी को सपोर्ट करता, आखिर वो मोदी जी के लिए तो वहां गई थी, ये था, तो इतना तो उनको मानना ही चाहिए। और मीडिया में ट्रोल हो रही है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे। तो वो इसलिए है कि जो आईएएस क्रॉस करेगा, जो सिविल सर्विसेज क्रॉस करेगा, वो तो उस मेंटेलिटी का हो जाएगा। फिर आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। तभी तो मोदी जी को बहुत आपत्ति है कि ये वर्ग जो है पूरा देश छा जाए, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वाला वर्ग लट्टू नहीं होता। ये लट्टू इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पढ़ता रैशनैलिटी के साथ। तो रैशनैलिटी जब आती है तो फिर बाद में क्या होता है कि आपके बहुत सारे किले ध्वस्त होते हैं, ठीक है, पुराने वाले। तो वो उसमें बहुत चेंज आता है अंदर। वो जो अंदर से जो टूटन होती है ना, वो बहुत भयंकर है, उसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है। और आप कन्विंस तो कर नहीं पाओगे, फिर आप ही को घुटना है ना। कई खास करके मैं लड़कियों को देखता हूँ कि वो अपने मम्मी पापा को बहुत कन्विंस करना चाहती है। लड़के तो क्या करते हैं, डबल स्टैंडर्ड में जी लेते हैं, डायलेमा में भी, डायलेमा तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो उनकी ड्यूअल लाइफ जी लेते हैं। वो माता पिता को जो पसंद है उनके सामने वैसी बात कर लेंगे, और फिर बाद में अपने निजी जिंदगी में जैसा रहना है वैसा रहते हैं, और उसी टाइप से। लड़कियां जो है वो हार्डली वो चाहती हैं कि ये भी फिर चेंज हो मेरे साथ साथ, और मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा ये सोचें। इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिर बिपिन चंद्रा पढ़ाओ उनको, फिर पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ाओ, फिर पूरा उनको भी आईएएस बनाने जैसा ही है। तो ठीक है ना, उसके लफड़े में मत पड़ना। वो वैसे ही रहेंगे, है ना। आप तो अपना वही लड़कों जैसा कुछ करो, ड्यूल वाला, ठीक है। अपना खुद का अपने मजे से रहो, अपना पढ़ाई करो, अपने अंदर चेंज भी। कई लोग चेंज नहीं होना चाहते, मत हो। मुझे लगता है हो जाने में ज्यादा फायदा है, तो बीमारियां नहीं होगी। नहीं तो फिर बहुत जल्दी हाइपरटेंशन और वही डायबिटीज और वो सब शुरू हो जाए। चेंज हो जाने में फायदा है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहते। आप सोचते नहीं नहीं हम तो वैसे ही रहेंगे, स्टीरियोटाइप भी रहेंगे, उसी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहेंगे जैसे इतिहास में होता रहा है, वही सब करेंगे। करते रहिए, किसी दिन या तो जूते पड़ेंगे या फिर और कुछ होगा, तो फिर अकल आएगी, और कुछ होगा, क्या पता ना हो। क्योंकि पॉलिटिक्स जिधर जा रही है और माहौल ऐसा बन रहा है कि कई बार लोग उसको मान लेते हैं, भाग्य में विश्वास करने लगते हैं लोग कि यही भाग्य है हमारा। क्योंकि भारत तो भाग्य में विश्वास करने वाला रहा ना। अंग्रेज आए तो हमने कहा हमारे भाग्य में अंग्रेज ही हैं, यही शासन करेंगे, यही माँ बाप है। मुगल जब आए तो वो थे, तो अगर फिर से पिटने लग जाए और सारे अधिकार छीन लो दलितों का, तो बहुत ज्यादा दलितों को, मैं खास करके मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो खुद ही बदलाव नहीं चाहते अपने अंदर। बहुत सारे दलित अपने अंदर बदलाव ही नहीं चाहते। जो बदलाव चाहते हैं वो बदलाव कर लेते हैं, उनके लिए अच्छा माहौल बना हुआ है। वो पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ जाएं, आरक्षण मिला हुआ है, सुविधाएं मिली हुई हैं, एक स्कॉलरशिप है, तरह तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है इस वातावरण में वो आगे बढ़ सकते हैं, और बड़े भी हैं, काफी लोग बड़े हैं। लेकिन कुछ लोग अपने अंदर बदलाव ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं बस, उनको जैसे आप कहोगे कि आपका ये करा दें, नहीं, बस आपकी कृपा है, कुछ नहीं, हम यहीं ठीक है। आप उनको बोलोगे भी, हम जैसे जाते थे गांव में और कोई सरपंच बन जाता था, महिला या पुरुष एससी का, तो वो नीचे ही बैठता था। गांव के ठाकुर साहब भी ऊंचे बैठे रहते थे। तो हम चाहते थे यार, हम इतने बड़े अधिकारी हैं, तो अब हम तो आपको ठाकुर साहब के बराबर बिठाएंगे, हम नहीं चाहते कि आप सरपंच होकर के। तो हम उनको कहते थे, अब एकदम उठा के तो नहीं बिठा सकते, पर उसको बोल ही सकते हैं, बार बार बोल सकते हैं, भाई ऐसा है कि अब लोकतंत्र है और तुम सरपंच हो, गाँव के मुखिया हो। तो बोले नहीं साहब यही बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे। उनको बोलो नहीं, बराबर में कुर्सी लगा देते हैं, ऊपर बैठ, अच्छा थोड़ा सा और ऊपर बैठ जाओ, ऊपर एक बेड रखा हुआ है, कुछ उस पर तखत है, उस पर बैठ जाओ, बेंच है उस पर बैठ जाओ। नहीं बैठते, बोले हम यहीं ठीक है, हम यहीं रहेंगे। तो कुछ लोग बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी। अब वो दमन इतना जबरदस्त है, उनको मालूम है अभी तो बैठ जाएंगे, बाद में ये ठुकाई करेगा, तो वो हिम्मत ही नहीं होती उनकी। एक तो ये होता है, कई बार वो अच्छा भी व्यक्ति होता है तो भी वो नहीं बैठते, क्योंकि वो हार्डली उसका सम्मान करते हैं कि नहीं ये बहुत बड़े आदमी है। तो ये इतना भारत के खून में इतना गहराई तक है ना कि जीन्स में घुसा हुआ है, डीएनए में, बोलते हैं ना कि डीएनए में है, तो वो डीएनए में चला गया है। जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, ये इतना गहरा है ना कि ये आप सोचोगे कि नहीं ये 20 साल में 10 साल में बदल जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, आप नहीं कर सकते, बहुत भयंकर तरीके से। तो कुछ लोग बदलाव चाहते ही नहीं है। हमने कई लोगों को कपड़े दिलवाए तो वो अपना फटा हुआ सिला हुआ वही पहनते हैं, वो अंदर रखा हुआ है, तो वो क्यों नहीं पहनते भाई?
बोलो फट जाएगा, वो दूसरा दिलवा देंगे, स्कीम में दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कई लोग अच्छा वाला गेहूं बेच आते हैं और फिर खराब वाला खरीद लेते हैं, कई बार उसमें से वो कर लेते हैं। कई लोग ये जो 35 किलो अनाज मिलता है उसमें से भी आधा अनाज तो बेच देते हैं और आधे में अपना काम चलाते हैं और बच्चे भूखों मरते रहते हैं। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। अगर ये मध्याह्न भोजन की स्कीम इसीलिए, अगर आप कहोगे कि नहीं अपने अपने घर पे पका के खाएं, स्कूल कोई खाना पकाने की जगह होती है क्या, इन्हीं के माता पिता को दे दो 1000 रुपया महीने का कि इनको खाना टिफिन दे के भेजें। कोई टिफिन दे के नहीं भेजेगा, उसका वो शराब पी जाएगा या और कोई उल्टा काम। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील से बड़ा रिवॉल्यूशन और इस देश में अभी तक नहीं हुआ। मिड डे मील में उसको वहीं पर न्यूट्रिशन दिया जाता है, वो सामने बिठा करके, जैसा भी दिया जाए, कीड़ा वाला दे रहा है, जैसा दे रहा है वो, लेकिन उसको मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है उसको, ठीक है। तो उसके पास जा रहा है, बच्चे के पास, वो खा रहा है और उससे वो पढ़ भी लेता है, थोड़ा बहुत खाने के चक्कर में आता है तो कुछ तो कान में पड़ ही जाते हैं अक्षर, तो वो भी फायदा हो जाता है उसको। अदरवाइज उसको स्कूल बुलाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है और पेंडेमिक में वो ही सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, क्योंकि स्कूल बंद रहे तो न्यूट्रिशन लेवल, पढ़ाई का लेवल जो गिरा है पेंडेमिक में, वो एक अपनी जगह। इसलिए आप देखोगे कि मिड डे मील और मनरेगा और ये इन स्कीम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों के पास कुछ है नहीं और वो देना नहीं चाहते, इसलिए तरह तरह के प्रपोजल रखे गए, लेकिन वो सारे फेल हो गए। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे आप बन जाएं तो आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए अपने जिले में, आप नहीं बदलाव कर सकते, बहुत मुश्किल है। ऐसी योजनाएं ही बदलाव कर सकती हैं। इस प्रकार की बेसिक नीड वाली योजनाएं आप पूरी करोगे, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। लेकिन ये सब कैसे आएगा, ये सब वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो उसी में निकल करके आएगा। कोई 44 से जुड़ेगा, कोई 45 से, कोई 46 से, कोई 47 से, वहीं जाएगा ना, वो वहीं से जाएगा और वहीं से आपको लगेगा कि ये वाला काम करना चाहिए। तो आपको जस्टिफिकेशन जो है वहीं जाकर के देखना है, कहाँ, पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप पढ़ोगे तो आपके अंदर के बहुत सारे भाव बदलेंगे और आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही का काम है। तो हमारे स्टूडेंट वो जो बन गए हैं वो बताते हैं कि सर मैं देखता हूं कि वो आवास योजना प्रधानमंत्री वाले में मकान जो बन रहा है वो उसका बन रहा है, हमको भेजा गया कि जाके देख के आओ कि मकान बांट के आओ। तो वो झुग्गी वाले का जिसका मकान बनना चाहिए वो बोलते हैं साहब हम तो इसी में रहेंगे, हमारे मकान कैसे हो सकता है, पक्का मकान हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। और जिसके पहले से 3 बढ़िया मकान है उसका 4था मकान बन रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो बोले यही है इंडिया। ये अच्छा यहाँ बोल करके आपको बता रहे हैं तो आपको हो सकता है अटपटा लग रहा है, लेकिन आप फीडबैक दोगे, आप फोन करोगे, बोले सर आप कहते थे वो बिल्कुल सही बात है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। अच्छा हमारे यहाँ के जो बच्चे क्लास से यहाँ से जब जाते हैं तो वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से इन्फोर्स कराना चाहते हैं ना, वो मतलब एकदम पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, तो उनके सामने फिर कोई कुछ बोल नहीं पाता। कच्चा पक्का आदमी होता तो वो सबसे पहले तो वो मुखिया जिसके 4था मकान बन रहा है सबसे पहले तो चाय के लिए वही बुलाएगा उसको, फिर बोलेगा देखो आप उस बस्ती में जाओ, बेकार लोग हैं, आप तो मुझे बताओ कितने मकान है आपके पास और किस किस को दिलवाने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ बनने चाहिए। तो उसको अपने पास ही रोक लेता है। वो तो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है वो उसके पास बैठने से मना कर देता, तुम कौन, चलो हटो यहाँ से, मैं जाऊंगा वहां तक, मैं खुद देखूंगा किसको मकान की जरूरत है। तो फिर वो जाता है और वो फिर जस्टिस करके आता है ना। तो ऐसे ही कुआं बांटने गए थे, मैंने बताया था, एक IAS जो है हमारे स्टूडेंट कुआं बांटने गए थे, तो घर घर जाकर के कुआं बांटा उन्होंने आदिवासियों को। उसको समझाते थे शाम के समय में 7 बजे बाद वो उनकी बस्ती में जाते थे और झोपड़ी में बैठ करके उस आदिवासी को समझाते थे कि देखो तुम्हारा खेत अभी केवल बारिश की फसल देता है क्योंकि तुम्हारे पास पानी नहीं है, तो तुम 3 फसल ले पाओगे, अभी 1 फसल आती है, तो कुआं खुदवा लो, हम खुदा के दे रहे हैं, सरकार पैसा लगा रही है, तो कुआं क्यों नहीं खुदवा लेते? नहीं साहब हमारे पास मतलब वो जरूरत नहीं है। तो समझाते थे उसके फायदे, फिर बोलते थे तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, उनको ये डर है कि कुआं खुदवा लिया तो पटेल मारेगा कि अच्छा तुम कुआं खुदवाओगे, मतलब ये हालात हैं कई जगह पे, तो उसकी हिम्मत ही नहीं है। मतलब किसी की भलाई करने के लिए भी हो सकता है कि आपको ऑफिस के टाइम के अलावा आप सोचोगे कोई आया ही नहीं, एक भी आवेदन नहीं आया मेरे जिले में, अरे तो समझाओ जाके उनको। आपके स्टाफ में से कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा समझाने के लिए, साहब हम किसी आदिवासी की झोपड़ी में जाएंगे क्या समझाने के लिए, इसलिए भर्ती हुए थे नौकरी में, कमाल की बात करते हो आप।
ये हमारे जॉब में आता है क्या? वो खुद गया, जिला पंचायत सीईओ IAS था, वो खुद गया और झोपड़ी में बैठ के समझा रहा था कि तुम्हारे पास कुआं होना चाहिए, और उसने 800 कुएं खुदवाए उस पूरे इलाके में। एक क्रांति हो गई ना, सबकी आर्थिक स्थिति पनपी होगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे पढ़े होंगे, किसी ने नीट की तैयारी की होगी, किसी ने और कुछ किया होगा, तो फिर ऐसे करके ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आता है सोसाइटी में चेंज, ऐसे थोड़ी आता है कोई। तो उसको क्या पड़ी होगी कि वो गया होगा इस तरह से। तो ये सब केस स्टडी भी है फोर्थ पेपर के हिसाब से, और पॉलिटिका भी ये सार है। पॉलिटिका जो क्रियान्वयन होना है, जिसको एग्जीक्यूशन होना है, वो इस रूप में होना है जो मैंने अभी आपको बताया। ये एग्जीक्यूशन है, वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। तो वो किसके लिए है? एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए वो किताब इंपॉर्टेंट है। सिविल सर्विसेज के लिए मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो फिर आपको रेफरेंस कहां से लेना, वहां से लेना कि ये ओरिजिन कहां से हुआ, ये वाकई में ये जो आइडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से आया। वही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे, और वो सब सभी को अधिकार देंगे, इक्वालिटी, और वो वही तो बहस है। तो एक एक योजना में आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर के बेस मिलेगा, और वो फिर एम्पावर कर रही है। और आपको तो यहाँ उल्टा सिखाया जाता है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि देखो हमारा टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है और निकम्मों को दिया जा रहा है और खिरात बांटी जा रही है, और काम चोर लोग जो है इस देश में बहुत बढ़ गए हैं, और फ्री में सब कुछ मिल जाएगा तो फिर काम ही कब करेगा आदमी, और ये और वो। हाँ, तो आपके तो मैसेज ही है, कई बार पेरेंट्स ही ये वाली शिक्षा दे रहे होते हैं। तो फिर तो आपका लेखनी में जो एक वो जो मारक क्षमता आनी चाहिए, किलर इंस्टिंक्ट, वो जो होना चाहिए, वो आती नहीं है। आती नहीं है तो वो चुपती नहीं है परीक्षक को, कॉपी चेक करने वाले को लगती नहीं है कि वो ऐसे लगने या तड़ाक तड़ाक लगना चाहिए, वही मजबूर कर दे, मार्क्स देने के लिए मजबूर कर दे। अब मार्क्स देने के लिए मजबूर कर दे, वैसी लैंग्वेज आएगी कैसे? क्योंकि आपके तो कंसेप्ट ही गलत है, आपको तो सिखाया ही गलत गया। अब उससे बिल्कुल विपरीत धारा में आप किलर कैसे लिखोगे, एकदम ऐसा कैसे लिख दोगे? वो तो लिख ही नहीं सकता। वो तो वही व्यक्ति लिख सकता है कि जैसे अम्बेडकर थे, उन्होंने जेला था छुआछूत को, तो जब वो लिखते थे छुआछूत के बारे में तो उसमें वो आती थी, भाव आएगा। हाँ, जो जिस महिला के साथ जाती हुई हो और जिस महिला के साथ हिंसा हुई हो, वो जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी ना, क्योंकि वो बोलेगी इसको टांग दो, छोटी सी घटना भी है तो भी वो उसको बोलेगी कि इसको टांग दो, ये आदमी दुनिया में नहीं दिखना चाहिए, और ये वो वाली लैंग्वेज होती है ना। अब एक साधारण व्यक्ति को बोलो कि ऐसे ऐसे एक महिला के साथ बदतमीजी हो रही थी, ऐसा नहीं, दोनों को बिठा के समझाना चाहिए, और मतलब वो उसके बहुत अलग टाइप का डिप्लोमेटिक आंसर रहेगा, क्योंकि उसने खुद ने कभी झेला नहीं है, उसने कभी कुछ किया नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से आपके अंदर वो भाव आता है, क्योंकि असली में मान लीजिए आपके साथ कभी नहीं हुआ कुछ ऐसा, तो फिर आपका वो क्वालिटी कैसे आएगी लिखने की? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, पॉलिटी को पढ़ोगे, केस स्टडी पढ़ोगे, ऐसी चीजें, आप आर्टिकल पढ़ोगे। आर्टिकल पढ़ने से बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के आर्टिकल, खास करके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट, आपका में एक इकोनॉमिक्स मैगजीन के आर्टिकल भी काफी अच्छे होते हैं। वो पूरी दुनिया के ऊपर लिखता है, और खास करके टेररिज्म पे जब लिखते हैं तो बहुत वो होता है। ऐसे ही जैसे कोई अगर जैन है, और जैन होने के साथ जब वो अहिंसा पे बात करता है या हिंसा के खिलाफ लिखता है तो बहुत ज्यादा अच्छे से लिखता है। लेकिन जो जैन नहीं है और कभी कभार अंडा खाता है और मुर्गा भी खा लेता है कभी कभी, और उसको जब अहिंसा की बात की जाए तो वो खाने पीने वाली बात को छूता ही नहीं है। वो उल्टा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, और सबको प्रेम से रहना चाहिए, ये अहिंसा है उसके लिए, है ना। लेकिन खाने पीने की वाली बात पे जैन होगा, वो सीधा खाने पीने पे जाएगा कि जीव जो है वो पेड़ पौधे खाओ ना, शाकाहारी बनो, मतलब ये क्या तरीका है जानवरों का खून बहाना, मतलब उसका बिल्कुल अलग होगा। गायत्री परिवार का भी ऐसे ही होता है, हम सीधा खाने पीने पे जाते हैं कि अहिंसा मतलब वो वाला शुरू होता है। हमको वो वाली हिंसा गांधी जी वाली और वो आंदोलन और वो सत्याग्रह और वो याद ही नहीं आता, सीधा खाना पीना ही याद आता है अहिंसा से, ठीक है। जबकि गांधी जी का जो अहिंसा था वो पूरा सत्याग्रह से और उससे था कि मतलब हम लाठी डंडा और वो गोली वोली चलाना, और वो मतलब कि हम वो आंदोलन वाली अहिंसा है। तो महावीर वाली अहिंसा वो फिर बिल्कुल अलग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो लोग हैं जो कि न तो उसको मानते हैं गांधी वाले को, ना महावीर वाले, उनके फिर अहिंसा के फिर तीसरे और होंगे कुछ, है ना, कि ये जो तालिबानी कर रहे हैं ना, ये हिंसा नहीं चलनी चाहिए
उनके लिए फिर वो तालिबान टारगेट है। उनकी वो तालिबान वाली हिंसा बहुत खतरनाक वाली हिंसा है कि वो छोटी छोटी बात पे बस गोली मार देते हैं, टांग देते हैं सीधा ले जाके। मतलब ये भी क्या, हाथ पैर काट देंगे। अरे मतलब तुम इंसान सीधा। तो कई लोग तो बोलते हैं नहीं ये बिल्कुल इस्लामिक शरिया वाला न्याय है, तुम्हारे यहाँ देखो क्राइम रुकता ही नहीं है, क्योंकि वो तारीखें होती रहती है और बाद में उभरी हो जाता है सबूतों के अभाव में, विटनेस हॉस्टाइल हो गए। और वो यहाँ तो हमारे यहाँ तो विटनेस का कोई झंझट ही नहीं है, कोई सबूत वबूत वो कुछ झंझट नहीं है। अदालत को खरीदना, जज को अप्रोच लगाना या कहीं से दबाव डलवाना, कुछ नहीं। उसने गड़बड़ किया मतलब गया वो आज, वो देख लो वो टंगा हुआ है, जेसीबी पे टांग देते, उसको ऊंचा कर देते, पूरा टांग देते, सब लोग देखो इसको, वो दिखाते हैं ताकि दूसरे लोग सिहर उठें कि ऐसा काम करना नहीं है। तो कई लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ देखो यूएई में कैसा होता है, उधर सऊदी अरब में कैसा होता है, देखो देखो वहाँ का हिंसा का, वो देखो हाथ पैर काट देते हैं चोरी करने वाले का। और ये तो कई लोग इसको हिंसा मानते हैं। तो ये हिंसा के अलग अलग पैमाने हैं, ठीक है। तो ये आपका बदलेगा, ये बदलेगा किससे? इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे, है ना, तब आप पशुधन के बारे में भी सोचेंगे। दुधारू पशुओं को नहीं काटना चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि हमने गाय थोड़ी काटी है, तुम हर चीज को बीफ बोल देते हो। हमने तो भैंस काटा था, और वो भी भैंसा वाला, भैंसा मेल था वो, गाय फीमेल है, यानी कि बैल को काटना उतना नहीं है, गाय को काट सकते हैं। तो माता पिता वाला कुछ है कि नहीं, कुछ या मौसी बुआ कुछ तो होगी ना। तो मैं वही बोलता हूँ, तो बकरी भी तो कुछ लगती है, भतीजी वगैरह कुछ, हाँ वो कुछ नहीं होता है। गाय ही माता है, बस गाय ही नहीं कटना चाहिए। तो गाय तो बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। वो गौ माता को हम लोग तो कई दृष्टिकोण से पवित्र मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, है ना। किसी प्रकार का जानवर का मांस खाना, क्योंकि मांस खाने के बाद तो प्रवृत्ति बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि वहां लचीलापन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा, एक तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा जाके कि आपके पैरामीटर सोचने के कहा जाता है। अभी मैंने एक ही एग्जांपल में 3 तरह का बता दिया अहिंसा वाले में, कि एक गांधी वाली अहिंसा है, एक महावीर वाली है, वो बहुत कट्टर है, वो लहसुन प्याज तक है और वो अंकुरित अनाज तक है, और वो वहां तक है कि कोई अंकुरण ले रहा है और अभी अभी पौधा बनना चाहता है और तुम उसी को खा गए। कई बार तो हम उसको जानबूझ करके पौधा जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो मतलब ये तो बोले इससे ज्यादा तो और खतरनाक क्रूर आदमी तुम कैसे हो सकते हो, मतलब तुम किसी को दुनिया में ही नहीं आने देना चाहते, उसके बाद खा रहे हो, है ना। तो ये खैर मैं थोड़ा सा उसमें आपको ले गया, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आप ढूंढिएगा। ये ठीक एंटी करप्शन के लिए, एंटी करप्शन के लिए जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल वाला कानून है। तो अभी जैसे बीजेपी में, जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में जो दल बदल हुआ और सत्ता जब चुनी गई तो बहुमत एक तरह से मिला था कांग्रेस को, और सरकार भी बनाई उन्होंने। बाउंड्री पे थे वो लोग, स्ट्रगल कर रहे थे वो भी, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार बनाई और बहुमत भी सिद्ध किया विधानसभा में। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से दल बदल हुआ, और वो तो देखा जाए तो नैतिक आधार तो नहीं था, इसको नैतिकता तो नहीं, आपने कानून की कमियों का फायदा उठाया। बाई इलेक्शन हुए, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपने उनको पहले से ही मिनिस्टर बना दिया था, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव लड़के, और 6 महीने में नहीं हो पाए थे तो फिर उनसे रिजाइन करवाया और थोड़े दिन उनको मिनिस्ट्री से बाहर रखा। फिर इलेक्शन जब जीत गए, 1-2 हार भी गई, वो इमरती देवी टाइप, वो हार भी गए थे। तो ये सब ड्रामा हुआ। तो ये क्या एथिकल था? देखा जाए तो कानून के दांव पेच के हिसाब से तो आपने अपने आप को बचा लिया, क्योंकि आपने एक्सपर्ट की सलाह ली होगी कि क्या क्या किया जा सकता है, किस हद तक वायलेशन किया जा सकता है ना। लेकिन आपने नैतिकता का पालन तो नहीं किया, राजनीतिक नैतिकता का और पवित्रता का पालन तो नहीं किया। तो फिर पूरे भारत में ऐसा कितने राज्यों में हुआ? तो क्या पार्टी को फील होता है कि वो कुछ गलत कर रही है, या ये टूल जो है ये ठीक नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की क्या मंशा थी, इसके कानून को बनाने वालों की क्या मंशा थी, इस पे फिर उस पे जाएंगे कि आखिर ये क्यों रखा गया था कि इस तरह से कोई। दरअसल ये था कि अगर कोई किसी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ता है और जनता उस पर विश्वास करती है, तो इसका मतलब है कि वो चुनाव चिन्ह जो है उस पार्टी का हाथ का था या कमल का फूल था, तो उस पर विश्वास करती है, और इस कारण से उस व्यक्ति को और उसको उसने चुना था। लेकिन थोड़े समय बाद उसका मन बदल गया और वो दूसरी तरफ जाना चाहता है।
तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो ये तो इतने सारे लोगों के साथ वो दगाबाजी होगी, क्योंकि उन्होंने उस पर विश्वास किया था और वो तो धोखा देके जा रहा है। तो क्या है नैतिकता के उसमें आता है? अगर आप इस टाइप की चीजें सोच करके और फिर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जाओगे तो उसमें लैंग्वेज में आपको लूप होल्स भी दिखेगी कि यहाँ पर कानून में ये वाली लैंग्वेज नहीं होनी थी, इस तरह से होना था, और फिर उसका आलोचनात्मक भी। तो इसलिए क्या होगा कि जो यूपीएससी का खास करके मेंस का पेपर आएगा तब आपसे वो सुझाव मांगेगा कि दल बदल कानून होने के बावजूद भी कुछ राज्यों में देखा गया है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो आप सुझाव दीजिए कि दल बदल कानून में और क्या परिवर्तन किए जाएं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, फिर से ऐसी घटनाएं ना हो। तो अब आपको पहले से कुछ पता हो तब तो आप सुझाव दे पाएंगे कि नया सुझाव। तो एक तो वो कानून बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर राजनीति का अपराधीकरण या अपराधों का अपराधी का राजनीतिकरण, दोनों, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, दोनों मामलों में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो ये भी यही आएगा। और फिर राजनीति में करप्शन रोकने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कहां करप्शन को कम करने के उपाय हैं, कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जो करप्शन को कम करते हैं, ठीक है, वो सब भी आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्नों में आपको इसका अप्लाइड पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। तो ये यूज करने के लिए अब आपका पढ़ने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब जो एंगल से आप अभी तक पढ़ते थे, अभी तक आप आर्टिकल को पढ़ते थे, अब आप आर्टिकल की लैंग्वेज में उलझे हुए थे, अब आप दूसरी तरीके से पढ़ोगे। देखो क्या होता है, मेडिकल कॉलेज का जो बच्चा बीमारी के बारे में पढ़ता है और उसके इलाज के बारे में पढ़ता है, तो पहले बीमारी का डिटेल पढ़ता है, फिर उसके सिम्टम्स पढ़ता है, या उस तरह से वो अलग तरीके से पढ़ता है। और आपके परिवार में किसी को बीमारी हुई है और अगर दवाई दी है डॉक्टर ने, और या उसने कहा है कि जांच करवा लो, इसको ये बीमारी हो सकती है, और फिर जांच रिपोर्ट भी आई, अब आप गूगल पे या विकिपीडिया पे पढ़ने जा रहे हो तो आपका तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप गूगल या विकिपीडिया पे आपके परिवार में किसी को नई बीमारी हुई, पहली बार आपको पता चला कि मैं जानूं कि ये क्या है ये बीमारी, और जो डॉक्टर ने इलाज दिया है वो ठीक है कि नहीं, ये जो मेडिसिन या ये जो जांच होनी है ये सही दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है, तब आप बिल्कुल अलग तरीके से उसका विकिपीडिया पे सर्च करते हो। तब जो आप पढ़ते हो और उसका जो आउटपुट आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। और अगर आप किताब ले आओ मेडिकल कॉलेज से फिजियोलॉजी या मेडिसिन की या उसकी कोई और बुक या फंगल डिजीजेज के लेके आ गए और वहां से आप फंगल डिजीजेज की लिस्ट पढ़ रहे हो और वो कर रहे हो, मुझे लगता है वो बिल्कुल अलग अप्रोच है। तो मैं अभी आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि जब आप अप्लाइड पार्ट के हिसाब से पॉलिटी में घुसोगे तो आप उस तरह से पढ़ रहे होते हो तो आप ज्यादा गेन करते हो, क्योंकि आपके दिमाग में पिताजी के प्रॉब्लम है तो पिताजी के लक्षण दिख रहे होंगे कि वो सुबह में क्या बोल रहे थे, मेरे को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है, पसली के नीचे बहुत दर्द होता है, मुझे लगता है कि मेरे इसमें पस भर गया है, ये हो गया है, वो हो गया, इस टाइप के कुछ वो बात करते हैं। फिर डॉक्टर ने वहां कुछ डिस्क्रिप्शन में कहीं कुछ लिखा है कि इनको ये प्रॉब्लम, फिर जांच रिपोर्ट देखोगे तो वहां देखोगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है। फिर मेडिसिन जो लिखी है उसके बारे में विकिपीडिया पे या गूगल पे जाओगे तो फिर वो मेडिसिन के बारे में डिस्क्रिप्शन रहता है कि ये इस बीमारी के लिए होती है और इसमें ये सावधानी रखनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट ये हैं। तो कुल मिला के एंटायर आपको वो चीज समझ में आ जाती है कि पिताजी के लक्षण क्या है, उनकी बाहरी हालत क्या है, अंदर की इंटरनल रिपोर्ट क्या कह रही है, यानी अंदरूनी जानकारी क्या है। ऐसा करके यदि आप बीमारी को जानने की कोशिश करोगे तो आप बहुत कुछ जान पाओगे। और यदि आप किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर के पास बैठोगे और वो जो आपसे उस बीमारी के बारे में डिस्कशन करेगा तो आप बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर पाओ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि उसकी बात आपको समझ में ना आए या आप अपने पिताजी की प्रॉब्लम उनको अच्छे से ना समझा पाए। ठीक ऐसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन की और इकोनॉमी की तैयारी करनी चाहिए, एनवायरमेंट की भी, खास करके कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी, कि आप प्रॉब्लम को सोसाइटी में समझो, वाकई में देखो, सोशल मीडिया में देखो। सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, मैंने बोल दिया, लेकिन आप देखो न्यूज़पेपर,
और न्यूज के आर्टिकल्स में देखो कि एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है। अब ऐसे में इक्वलिटी के लिए क्या किया जा सकता है, समता मूलक समाज के लिए क्या किया जा सकता है, इनकम इनइक्वलिटी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। पेंडेमिक के कारण जो बेरोजगारी की समस्या ज्यादा तैयार हो गई है, बहुत सारे उद्योग बंद हो गए हैं, बहुत सारों के जो रोजगार चले गए हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। जब आप इधर से प्रॉब्लम लेकर के इसके सॉल्यूशंस को समझ करके जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे तो आपको ठीक वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसे मैंने अभी बीमारी के बारे में बात समझ में आई। तो पढ़ने का तरीका समझ में आएगा, वहां आपके लिए वो बर्डन नहीं होगा बल्कि एक क्यूरियोसिटी होगी जैसी आपको यहाँ थी, क्योंकि आप कुछ जानने के लिए गए थे विकिपीडिया में। तो विकिपीडिया में जब भी आप जानते हो तब आप कुछ जानने के लिए जाते हो, तो वो आपको बोरिंग भी नहीं लगता और बल्कि कुछ दे के जाता है। क्या कारण है कि विकिपीडिया हमको बुक की तरह निराश नहीं करता। किताब का पूरा पेज पढ़ने के बाद हमको कई बार निराशा आती है कि कुछ समझ में नहीं आया, मतलब रिजल्ट वो वाला नहीं आया जो विकिपीडिया पे आ जाता है। विकिपीडिया की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वो इंटरलिंक करता है, लिंक्स होती हैं ब्लू वाली, तो वो जंप करना सिखाता है आपको एक जगह से दूसरी जगह। जो मेरा पढ़ाने का स्टाइल है, मैंने कहाँ शुरू किया था, मैं कहाँ आ गया। तो ये जंप करना जो है ना, ये कला है सिविल सर्विसेज में, क्योंकि पेपर भी पूरा जंप करता है। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन से कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आप देखो पूरा कोई रिलेवेंस नहीं, पूरी अलग अलग दुनिया है। 100 प्रश्नों की अलग अलग माया है, अलग अलग फ्लेवर है। 100 क्वेश्चन आपस में बिल्कुल नहीं मिलते, कहीं पे भी नहीं मिलते, है ना। तो वो भी जंप करता है, विकिपीडिया पे जंप करना सिखाता है। तो आपका पढ़ने का स्टाइल और पढ़ाने का स्टाइल भी वैसे ही होना चाहिए। इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जस्ट 21 साल का बच्चा इंडिया टॉप कर जाता है पहले अटेम्प्ट में सारे सब्जेक्ट पढ़ के, तो वो तो अगले को बोल सकता है ना कि मैंने ये टॉप कैसे किया, मतलब तुम क्या क्या कर लो। तो मैं तो 25 साल से, कई मेरे ऊपर सवाल उठा देते हैं, कई पेरेंट्स आते हैं, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो। हमने कहा हाँ, बोले नहीं यही तो गलत बात है। हमने कहा मतलब ये एक हमारे पिताजी से उलझ गया कोई कहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई सारे सब्जेक्ट पढ़ा ले। बोले नहीं वो तो पढ़ाते, बोले नहीं बिल्कुल गलत है, झूठ बात है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने क्या है दिमाग में बिल्कुल बनाया हुआ है। अब जब तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ के 21 साल की उम्र में, मैं 25 साल पढ़ा करके भी सारे सब्जेक्ट डील नहीं कर सकता, और जब मैं नहीं कर सकता तो फिर तुम कैसे कर लेते हो भाई एक साल में। मुझे तो केवल गाइड ही करना, मुझे तो पढ़ना भी नहीं है, मुझे तो केवल पढ़ना भी आपको है, मुझे तो केवल गाइड करना है कि क्या क्या पढ़ लो। और मैंने खुद ने भी तो निकाल के देख रखा है, सारे सब्जेक्ट पढ़ के मैंने खुद ने निकाल के कई बार देख रखा है, और कई लोगों को निकलवाया। तो क्या अभी मैं नहीं पढ़ा सकता? तो लोगों की अभी भी भ्रांतियां हैं। अब दिल्ली में कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं। अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 लोगों को जो बहुत नामी गिरामी है, अब जिंदगी भर तो किया नहीं, अब 30-30 साल पढ़ा लिए, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट पढ़ा लें। तो अब वो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उनको लग रहा है कि ये अप्रोच बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक दूसरे पर जाया जा सकता है। क्योंकि आपको एक दूसरे पर, मैं जितनी अच्छे से डाइवर्सिटी के हिसाब से जो बात कर पा रहा हूँ, ये इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट डील करता हूँ। इसलिए आप क्लास में देखते हो कि उसमें सभी की टर्मिनोलॉजी आती है, सभी की आती। और आप हमारे YouTube पे लेक्चर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हर टॉपिक के ऊपर जो है वो डीप में जानकारी दी जा रही है। उनके एक्सपर्ट भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाते कि वो इंटरलिंक नहीं कर पाते। मैं तो लॉ भी किया हुआ है मेरा, तो मैं तो लीगल वाला भी लेके आ जाता हूँ, है ना। तो हर चीज के साथ कानून भी जुड़ा है, हर सब्जेक्ट के साथ में जनरल इंफॉर्मेशन जुड़ी है, हर चीज के साइंस में साइंस टेक जुड़ा है, क्योंकि साइंस टेक के बिना आप किसी भी सब्जेक्ट में कैसे जस्टिस करोगे, ये है। तो मुझे लगता है कि आप आज का होमवर्क लिख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि अब मैंने इतनी सारी लंबी चौड़ी बात की है, तो आप करेंगे क्या। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक और यूनियन और उधर मैंने आपको दिया था। आज रैंडम वाला मैं आपको दे देता हूं, उसमें लैंग्वेज वाला, लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भाषा। तो ये 2 जगह आएगी, एक तो अनुसूची में आएगा शेड्यूल में, शेड्यूल 8 22 लैंग्वेज की बात करता है, दूसरी राजभाषा की बात आती है हिंदी की 343 या क्या है, ठीक है, वो आएगा। तो लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आएगा इंटर स्टेट रिलेशनशिप, पहले दे दिया था क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिया था,
फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन लिख लीजिए। फाइनेंस कमीशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, नीति आयोग, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है लेकिन यहीं पे आप पढ़ लीजिए इसको, नीति आयोग, वो लिस्ट पढ़ लीजिएगा जो आप इकोनॉमी में और पॉलिटी में दोनों, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, और टैक्स का कौन सा पार्ट जो है वो कैन सेंटर कलेक्ट करता है, यानी है ना, यूनियन कलेक्ट करता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट्स को, स्टेट्स कलेक्ट करते हैं और इधर लाता है। एंड जीएसटी, जीएसटी, तो इस बार का होमवर्क ये रहेगा आपका, टैक्स वाला पार्ट ज्यादा रहेगा, जीएसटी हो जाएगा। और नए जो है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एनसीएलटी, एनसीएलटी, ठीक है। और बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे का रिवीजन कर लीजिए। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, एक वीक का होता है, लेकिन मैं आपको इसी के साथ दे रहा हूं। तो आपका पूरा फिनेंस वाला पार्ट जो है इधर पॉलिटी में वो कंप्लीट हो जाए। जनरली ये इकोनॉमी में पढ़ते हैं लेकिन हम पॉलिटी के हिसाब से देखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें खास करके फाइनेंस मिनिस्टर के बयान और ये सब चीजें इधर आ जाएंगी, ठीक है। और पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी जो है वो आ जाएगी। और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में पहले मैंने कमीशन वगैरह बताए थे आपको, सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन, और वो अगर आपने कर लिए होंगे तो वो यहाँ कवर हो जाएगा। तो अगली बार हम बचा हुआ है पॉलिटी जो है वो होमवर्क के थ्रू कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखो मैं जिस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही इतनी छोटी क्लासेस में कम समय में इतने अच्छे से बताया जा सकता है कि एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप करना पढ़ाई के प्रति, दूसरा एक तो इंटरेस्ट डेवलप करना है, दूसरा एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है। क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करना एक बिल्कुल अलग चीज है कि आप पढ़ें पॉलिटिक, जो आपको बोरिंग लगती है तो भी आप पढ़ें, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि ये है क्या। केवल इंटरेस्ट तो ऐसे नहीं आएगा, समझ में आएगा तो फिर इंटरेस्ट भी आएगा। तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है उसकी। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एक अभी आज एग्जांपल दिया है कि कैसे आप पहले अप्लाइड पार्ट देखोगे, फंक्शनल पार्ट देखोगे और फिर उधर थ्योरी में जाओगे। थ्योरेटिकल में बाद में जाइए तो वो इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है ना। तो आज कुछ बेसिक चीजें हुई होंगी और मैंने कम समय में कोशिश की है कि आपको ये चीजें मिले, ठीक।